नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर 55। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने जो इवनिंग सेशंस के अंदर यहाँ पे 9,999 क्वेश्चन का यहाँ पे टॉपिक चला रखा है, उसका पार्ट नंबर 55 रहेगा। और मॉर्निंग सेशंस के अपन ने थ्योरी की क्लास यहाँ पे चला रखी है, तो दोनों क्लास आप लेना बिल्कुल भी मिस ना करें, कंटिन्यू आप क्लासों को ज्वाइन करते रहिए। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें, फिर अपन आगे क्लास को लगातार आप पे बढ़ाते हैं। तो आज अपना यहाँ पे 55 सीरीज रहेगी और उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखे दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की है। दोस्तों, यहाँ पे जीवित कोशिका की बात कर रहे हैं अपन, वो उसकी खोज है सर्वप्रथम किसके द्वारा यहाँ पे की गई है, वो अपने यहाँ पे बताना है। रॉबर्ट हुक, न्यूटन, आर्किमिडीज या एंटोनी ल्यूवेनहोक। दोस्तों, कोशिका खोज 1665 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा यहाँ पे? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा यहाँ पे की गई थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज है वो 1674 के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है, वो एंटोनी ल्यूवेनहोक के द्वारा यहाँ पे जीवित कोशिका की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जीवित कोशिका की खोज है वो यहाँ पे एंटोनी ल्यूवेनहोक के द्वारा यहाँ पे की गई थी। तो अपने को डिफरेंस जरूर याद रखना है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कोणीय गति उत्पन्न होती है, यानी एंगुलर मोशंस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो कब उत्पन्न होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वर्त की त्रिज्या, अपकेंद्रीय बल के समय, या फिर वर्त की परिधि के समय। तो दोस्तों, कोणीय गति एंगुलर मोशंस की बात कर रहे हैं, जिसमें अपनी गति में एक स्पेशल एंगल या कोण बने, चाहे वो कैसा भी कोण बने, तो उसे अपन एंगुलर मोशन के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो उसमें कैसा भी कोण बन सकता है अपनी गति के द्वारा। तो कोणीय गति है वो कब होती है दोस्तों यहाँ पे? तो वर्त की परिधि, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वर्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। दोस्तों, यहाँ पे जो सर्किल होता है उसका सरकमफ्रेंस है वो इस प्रकार है, वो एंगुलर मोशन कोणीय गति यहाँ पे पैदा होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, कोणीय गति धुर्री के चारों ओर घूमने से उत्पन्न होती है। कोई भी धुर्री हुआ है, मान लो ये कोई धुर्री है और उसके चारों तरफ अपन लगातार घूम रहे हैं, तो यहाँ पे एंगुलर मोशन, यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे उत्पन्न होगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि काइफोसिस विकृति रीढ़ के किस भाग में होती है। काइफोसिस विकृति है वो स्पाइन के कौन से यहाँ पे पार्ट में रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों, अपनी ये अपनी खोपड़ी है और ये अपनी यहाँ पे रीढ़ की हड्डी है। तो कोई काइफोसिस है वो रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ है, क्या बन जाता है? कुबड़ बन जाता है। और गर्दन है वो यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे झुक जाती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पीछे की तरफ बनेगा तो यहाँ पे शुरू में सर्वाइकल आती है, बाद में यहाँ पे सर्वाइकल के बाद में थोरिसिक भाग आता है। 12 है थोरिसिक भाग रहती है, तो 12 वटी थोरिसिक रहेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो थोरिसिक भाग है जिसमें 12 वर्टिब्री पाई जाती है, उस भाग का पीछे की तरफ है झुकना क्या कहलाएगा? काइपोसिस विकृति यहाँ पे होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे काइपोसिस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पीठ है वो आगे की ओर यहाँ पे झुक जाती है। पीठ में आगे की ओर यहाँ पे झुक जाती है काइपोसिस। तो पीठ है वो पीठ आगे की ओर झुक जाती है, मतलब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आगे की मतलब है पेट आगे की तरफ यहाँ पे नहीं निकलता दोस्तों। यहाँ पे अपना यहाँ पे ये पीठ वाला भाग है वो आगे की तरफ ऐसे झुक जाता है और पीछे कुबड़ निकल के आ जाता है, तो इसे अपन काइपोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। किस चोट में मांसपेशियां तन जाती है या एठ आ जाती है, ऐठन आ जाती है, ऐठन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, ऐठन आ जाती है, वो अपने को यहाँ पे बता रहा है। तो कौन सा यहाँ पे मांसपेशियों में आएगी, कौन सी चोट रहेगी? स्प्रेन है, ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर है, हेमाटोमा है, या फिर स्ट्रेन है? कौन सी चोट रहेगी दोस्तों इसमें? तो दोस्तों, अपनी मांसपेशियों में अगर ऐठन आ जाए, स्टिफनेस आ जाए, या ट्विस्ट आ जाए, उसमें तनाव आ जाए, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कौन सी चोट रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जो इसे स्ट्रेन कहते हैं। यानी स्ट्रेन जिसे अपन खिंचाव के नाम से जानते हैं, और खिंचाव किस में आता है दोस्तों यहाँ पे? तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे टेंडन के अंदर यहाँ पे खिंचाव आता है। तो टेंडन है वो मांसपेशी को, ध्यान रखना, मसल्स टू बोन को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो स्ट्रेन के अंदर है वो स्टिफनेस, तनाव आ जाता है। इसमें स्ट्रेन मांसपेशियों या टेंडन को चोट होती है। जो स्ट्रेन है ये मांसपेशी या टेंडन की चोट होती है। और टेंडन मैंने बता दिया दोस्तों यहाँ पे मसल टू बोन, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने के लिए है वो यहाँ पे टेंडन यूज होता है।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि किस चोट में मुलायम उत्तक हड्डी से अलग हो जाता है पर जुड़ा रहता है। कौन सी चोट है जिसमें सॉफ्ट टिश्यू है वो यहाँ पे हड्डी से तो अलग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, लेकिन वो जुड़ा रहता है फिर भी। ये अपने को यहाँ पे बताना है। एब्रेशन, एवल्सन, कैल्सियस या फिर लेसरसन। दोस्तों यहाँ पे कौन सी चोट है जिसमें मुलायम तक जिसमें मांसपेशी है वो हड्डी से तो यहाँ पे जुड़ी रहेगी, लेकिन वो हड्डी क्या है, हड्डी से थोड़ी सी टूट के अलग हो जाती है, तो वो हड्डी अलग यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन वो चिपका रहेगा किससे, मसल से। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसे अपन एवल्सन के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे एवल्सन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पंचर, इंसिजर, लेसरसन और एब्रेजन, जिसे अपन पीला के नाम से जानते हैं, और साथ में यहाँ पे एवल्सन। ये भी ध्यान रखें, घाव के प्रकार भी इसे मानते हैं, तो घाव भी है वो यहाँ पे 5 प्रकार का यहाँ पे घाव भी रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एवल्सन में टिश्यू आंशिक रूप से अलग हो जाता है, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे आंशिक रूप से अलग हो जाता है, मतलब यहाँ पे मांसपेशी की थोड़ी सी हड्डी है वो यहाँ पे चिपकी हुई रहती है, बाकी हड्डी है वो यहाँ हड्डी से अलग हो जाती है, लेकिन हड्डी है वो मांसपेशी से जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, कौन सा मसाज एडिमा को कम करता है। यहाँ पे मसाज है, एडिमा का मतलब सूजन होता है दोस्तों यहाँ पे, तो कौन सी मसाज है जो एडिमा को यहाँ पे कम करती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कपिंग है, टेपोटमेंट है, स्ट्रोकिंग या पीटिंग। कौन सी मसाज है जो एडिमा, जिसे अपन सूजन के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो सूजन को कम करने का कार्य है वो कौन सी मसाज करेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यहाँ पे एडिमा यानी सूजन को कम करने का कार्य करती है। तो स्ट्रोकिंग का मतलब यहाँ पे सहलाना होता है दोस्तों, यहाँ पे सहलाना होता है, और सहलाना के अंदर स्ट्रोकिंग के अंदर है 5 प्रकार की, टेपिंग, बीटिंग, पोडिंग, टेपिंग, शेकिंग। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये स्ट्रोकिंग के यहाँ पे पार्ट रहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो स्ट्रोकिंग से रक्त प्रवाह बढ़ता है और सूजन कम हो जाती है। तो स्ट्रोकिंग का अपन मसाज देते हैं तो उससे ब्लड का जो फ्लो है, सर्कुलेशन है, तो ये सर्कुलेशन क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे बढ़ जाता है, जिससे है वो सूजन यहाँ पे कम हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग क्षेत्र कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे अपन डिस्कस थ्रो की बात कर रहे हैं, उसका जो सेक्टर एंगल होता है वो यहाँ पे कितना रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। डिस्कस का मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो डिस्कस का मतलब यहाँ पे तस्तरी होता है, और तस्तरी में अगर देखिए पुरुष के अंदर यहाँ पे 2 kg की आती है और महिलाओं के अंदर यहाँ पे 1 kg की आती है। तो यहाँ पे जो सेक्टर होता है दोस्तों यहाँ पे, इस सेक्टर का यहाँ पे एंगल पूछा गया है लैंडिंग क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 34.92 डिग्री, यहाँ पे ध्यान रखना है 34.92 डिग्री यहाँ पे क्या रहेगा, लैंडिंग एरिया का यहाँ पे सेक्टर रहने का कोण एंगल रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मानक कोण है, एंगल है, वो यहाँ पे 34.92 डिग्री यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि स्टीपल चेज दौड़ में कितनी जल बाधाएं होती है। दोस्तों यहाँ पे 3000 स्टीपल चेज की बात कर रहे हैं, और उसमें जो वाटर जंप होता है वो कितने रहेंगे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। वाटर जंप की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 3000 मीटर स्टीपल चेज होती है। इस 3000 स्टीपल चेज के अंदर यहाँ पे टोटल जंप कितने रहेंगे, तो यहाँ पे 35 जंप होते हैं, उनमें से है वो 28 यहाँ पे हर्डल जंप, और यहाँ पे 7 वाटर जंप, टोटल यहाँ पे 35 जंप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर है वो दोस्तों यहाँ पे सीज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, कि इसके अंदर है वो 7 वाटर जंप होते हैं, और प्रत्येक चौथा जंप है वो यहाँ पे वाटर जंप यहाँ पे रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3000 मीटर में 7 स्टीपल वाटर जंप होते हैं, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 28 है वो यहाँ पे हेडल जंप, और प्रत्येक चौथा जंप है वो यहाँ पे वाटर जंप यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों यहाँ पे कि बास्केटबॉल में बैकबोर्ड की लंबाई कितनी होती है। बास्केटबॉल की बात करें उसमें जो बैकबोर्ड लगा होता है उसकी लंबाई पूछी गई है दोस्तों, यहाँ पे लेंथ पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये बास्केटबॉल का पोल है, इसके अंदर ये बास्केटबॉल की बोर्ड लगी हुई होती है, और इसके अंदर यहाँ पे बास्केट की रिंग होती है, तो इस बोर्ड की यहाँ पे बैकबोर्ड है, इसकी यहाँ पे पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे लंबाई, ये अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, तो बास्केटबॉल का जो यहाँ पे बैकबोर्ड लगा हुआ होता है और यहाँ पे रिंग जुड़ी हुई होती है इसके, तो इसमें दोस्तों आपको मैं बताऊं
तो यहाँ पे इसकी जो बैकबोर्ड की यहाँ पे लंबाई पूछी गई है वो 1.80 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और साथ ही में एक 1.80 मीटर दोस्तों यहाँ पे वो वॉलीबॉल के अंदर ध्यान रखना है, एंटीने की लंबाई भी यहाँ पे 1.80 मीटर आती है। तो दोनों को अपने को फैक्टर को रिलेटेड यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे माने कि स्टैंडर्ड जो लेंथ है वो 1.80 मीटर यहाँ पे बैकबोर्ड है उसकी यहाँ पे लेंथ रहने वाली है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे थॉम्स कप का प्रारंभ कब हुआ। थॉम्स कप जो बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों यहाँ पे, तो थॉम्स कप की बात कर रहे हैं। थॉम्स कप आता है और एक आता है दोस्तों यहाँ पे उबेर कप आता है, उबेर कप। थॉम्स कप यहाँ पे पुरुष से संबंधित है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे उबेर कप है वो महिलाओं से संबंधित है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1948-49 के अंदर ही ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे वो थॉम्स कप है उसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी, और ये पुरुषों की क्या होती है दोस्तों यहाँ पे चैंपियनशिप मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थॉम्स कप 1948-49 और साथ ही में ये बैडमिंटन की पुरुष टीम प्रतियोगिता होती है। बैडमिंटन की क्या होती है पुरुषों की टीम प्रतियोगिता मानी जाती है, जिसकी स्थापना 1900 यहाँ पे 48-49 के अंदर यहाँ पे की गई थी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 1950 के अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे उबेर कप की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 रहने वाला है कि दोस्तों यहाँ पे कि जो शतरंज में राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है। दोस्तों यहाँ पे शतरंज की बात कर रहे हैं, चेस की बात कर रहे हैं। तो चेस के अंदर है वो राजस्थान से है वो अर्जुन पुरस्कार की प्राप्त किसने किया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत यहाँ पे 1961 के अंदर की गई थी, जिसमें यहाँ पे 15 लाख रुपए का यहाँ पे क्या दिया जाता है मना प्राइज मनी दी जाती है। तो चेस के अंदर शतरंज की बात कर रहे हैं, इसमें है वो राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कौन रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अभिजीत गुप्ता। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे वो राजस्थान से क्या है शतरंज के अंदर यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार है वो भारत सरकार के खेल प्रमुख खेल सम्मान है, ये तो अपने को ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पे अवार्ड है और इसकी शुरुआत यहाँ पे 1961 के अंदर यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है। चेकमेट की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। चेकमेट शब्द है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पे, एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है। चेकमेट हुआ, एस शब्द हुआ, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है, कुश्ती, जूडो, टेबल टेनिस या शतरंज। चेकमेट का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे गेम का समाप्त होना, गेम का समाप्त होना है वो यहाँ पे ध्यान रखना है चेकमेट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शतरंज के अंदर ध्यान रखना, चेस के अंदर है वो चेकमेट यहाँ पे शब्द यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे शतरंज में अंतिम स्थिति को चेकमेट के नाम से जानते हैं, मतलब यहाँ पे गेम क्या है अब समाप्त हो चुका है यानी एंड हो चुका है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि आईसीसी महिला विश्व कप पहली बार कब आयोजित हुआ था। दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट के अंदर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर है वो आईसीसी महिला विश्व कप पहली बार कब आयोजित किया गया था। दोस्तों अभी लेटेस्ट 2026 की बात बताऊं आपको तो T20 वर्ल्ड कप है पुरुष के अंदर है वो किसने जीता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है भारत ने जीता है, ये भी अपने को करंट अफेयर्स का क्वेश्चन याद रखना है। आईसीसी महिला विश्व कप पहली बार कब आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे आयोजित किया गया था, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब कब आयोजित किया गया था दोस्तों यहाँ पे, तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर पहला आयोजन है वो यहाँ पे 1973 के अंदर है वो यहाँ पे वुमेन्स आईसीसी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे वुमेन्स की। तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है पहली बार 1973 के अंदर इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों यहाँ पे हैंडबॉल में खिलाड़ी कितने समय तक बॉल पकड़ के रख सकता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों हैंडबॉल की बात कर रहे हैं, इसका ग्राउंड है वो यहाँ पे 40x20 मीटर का यहाँ पे रहता है, और उसमें है दोस्तों यहाँ पे जो खिलाड़ी है वो बॉल को कितने समय तक होल्ड करके रख सकता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। होल्ड टाइम है वो यहाँ पे कितना रहने वाला है, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड या 8 सेकंड। चले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 सेकंड तक मैक्सिमम अपने हाथ में है वो खिलाड़ी कितने सेकंड तक, तो 3 सेकंड तक होल्ड कर सकता है। उसके बाद में या तो उसको जमीन के ऊपर या
उसको टप्पा खुआना या फिर टच करना होता है, या फिर किसी दूसरे प्लेयर्स को है उसको यहाँ पे थ्रो देना होता है। तो ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो 3 सेकंड का नियम होता है, वो यहाँ पे बॉल को होल्ड करने का यहाँ पे रहेगा। इसके बाद अगर वो होल्ड करके बॉल को रखता है तो वो यहाँ पे पॉइंट आउट यहाँ पे थ्रो दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, बालक के मानसिक विकास का पहलू कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे जो बालक का मानसिक विकास की मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसका यहाँ पे कौन सा पहलू रहेगा। शारीरिक अंग है, तर्क और चिंतन है, नैतिक चरित्र है, या कोई नहीं। बालक के मानसिक विकास का पहलू कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो मेंटल डेवलपमेंट के लिए है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा उसको यहाँ पे तर्क और चिंतन यानी रीजनिंग और थिंकिंग की यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा मानसिक विकास में सोच और तर्क शामिल होता है, यानी इसको सोचने और तर्क विचार करने के लिए है वो सबसे ज्यादा इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों यहाँ पे, कि इनमें से किसके लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। इनमें से किसके लिए शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो यहाँ पे रहेगा, घटक रहेगा, कंपोनेंट्स है, वो यहाँ पे बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को, सबसे पहले आपको शेयर करना है और लाइक जरूर कर दे दोस्तों। आप शेयर और लाइक में आप बहुत कमी रखते हैं, तो आप शेयर और लाइक लगातार करते रहे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे बताना है आपको। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। अच्छी सेहत के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए, जीवन शैली के लिए, स्वस्थ जीवन शैली के लिए, या फिर मजबूत शरीर के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एक स्वस्थ हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए ध्यान रखना है, वो यहाँ मजबूत जीवन शैली के लिए, स्वस्थ जीवन शैली के लिए है, वो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण जीवन शैली, वैसे तो संपूर्ण, लेकिन उसमें भी इस जीवन शैली में सुधार करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली है, हेल्थी यहाँ पे लाइफ स्टाइल है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों यहाँ पे, कि अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है। व्हाट मीन्स ऑफ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। मोटिवेशन से क्या तात्पर्य है। भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है, या मनोवैज्ञानिक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों अभी प्रेरणा क्या है, तो मोटिवेट ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। मोटिवेशन क्या है, तो इससे है वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी को, खिलाड़ी को क्या किया जाता है, किसी भी विद्यार्थी को वो यहाँ पे उस लक्ष्य के प्रति है उत्सुकता पैदा की जाती है उसके अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मनोवैज्ञानिक अवस्था है, यानी साइकोलॉजिकल स्टेज होती है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मोटिवेशन के अंदर क्या किया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, अभी प्रेरणा व्यवहार को दिशा देने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी उसके जो व्यवहार है उस व्यवहार को एक अलग ही दिशा देती है, जिससे वो मोटिव होकर क्या करता है, अपने लक्ष्य की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ता है। तो ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखे दोस्तों यहाँ पे, मानव की धरोहर किसे माना जाता है। मानव की धरोहर किसे माना जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तैराकी को, योगासन, पैदल चलना, या फिर खेल। मानव की धरोहर की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, तो मानव की धरोहर किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। मानवीय जो धरोहर है वो खेल है, वो मानवीय धरोहर माना जाता है, क्योंकि दोस्तों खेल है वो परंपरागत समय से, ध्यान रखना, परंपरागत समय से चलता आ रहा है। चाहे वो किसी भी रूप में देखे, प्राचीन समय में है वो यहाँ पे शिकार करने के लिए, फिर मनोरंजन के लिए, और अब आधुनिक रूप में है वो एक प्रकार से यहाँ पे व्यवसाय के रूप पर भी अपन गेम्स के यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, खेल मानव संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण होता है। खेल है वो मानव की संस्कृति और परंपरा का क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है। फादर ऑफ नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वो किसे माना जाता है बताना है। अरस्तु को, पावलो, रूसो, या प्लेटो। दोस्तों आदर्शवाद का जनक है वो किसे माना जाता है। आदर्शवाद है वो प्लेटो को मानते हैं अपन, प्लेटो। लेकिन यहाँ पे प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं, और नेचुरलिज्म है वो रूसो को यहाँ पे फादर ऑफ नेचुरलिज्म यहाँ पे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों। फैक्ट भी देखिए दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे रूसो ने प्राकृतिक शिक्षा पर जोर ज्यादा दिया, नेचुरल एजुकेशन के ऊपर। यहाँ पे उसके अंदर है वो क्या किया जाता है, नेचुरल एजुकेशन के अंदर है यहाँ पे कि जो बच्चा होता है वो अपनी यहाँ पे नेचुरल तरीके से चलता है, फिरता है, स्वतंत्र रहता है, खेलता कूदता है, चलता, तो वो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से है वो स्वतंत्र यहाँ पे रहता है।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि व्यायाम गतिविधियों का संबंध किस आयु वर्ग से है। व्यायाम गतिविधियों की बात कर रहे हैं अपन, यानी एक्सरसाइज एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, वो कौन सी एज से रिलेटेड रहेगा, बालक से, वयस्क से, यानी एडल्ट और ओल्ड एज, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, व्यायाम है वो किसी भी स्पेशल एज से संबंधित नहीं है, कभी भी है, किसी भी अवस्था में, चाहे बालक हो, वयस्क हो, प्रौढ़ हो, तो सभी के लिए है वो यहाँ पे व्यायाम है वो समान रूप से उपयोगी यहाँ पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे व्यायाम सभी आयु वर्ग के लिए आवश्यक होता है, चाहे कोई सी भी आयु वर्ग हो, चाहे उसमें बच्चा हो, बड़ा हो, या फिर कोई नौजवान हो, सभी के लिए यहाँ पे समान रूप से उपयोगी होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अवायवीय श्वसन के अपशिष्ट क्या है। अवायवीय का मतलब दोस्तों यहाँ पे एनएरोबिक की बात कर रहे हैं, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के यहाँ पे अपशिष्ट है वो कौन रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। लैक्टिक एसिड है, इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ऊर्जा है। तो दोस्तों अपन कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, मान लो कोई भी एक्टिविटी करते हैं और उसमें अवायवीय यानी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की बिना उपस्थिति में अगर अपन एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, उसमें क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमने लग जाता है, जिसे अपन दुग्धामल के नाम से जानते हैं। तो ये अपशिष्ट के तौर पर है यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन से क्या जम जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जो अपने को क्या देता है, थकान यहाँ पे देने लग जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों कि पेशियों की कार्यक्षमता मापने का उपकरण क्या है। पेशियों की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मसल्स की बात कर रहे हैं, वे इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ मसल्स, मसल्स की बात कर रहे हैं। पेशियों की कार्यक्षमता मापने वाला उपकरण गोनियोमीटर, मायोग्राफ, विंड गेज, या पेडोग्राफ। दोस्तों यहाँ पे पेडोग्राफ तो क्या करता है, पैर की यहाँ पे ध्यान रखना है, जो पैर होता है अपना, उस पैर की चपटा है या फिर सुपिनेटेड फिट है, उसकी आर्क मापने का है। विंड गेज एयर की गति को मापने के लिए है। मायोग्राफ है दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है दोस्तों, पेशियों की क्या करता है, कार्य क्षमता को मापन के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि मायोग्राफ है वो मांसपेशियों की क्रिया को रिकॉर्ड करता है, कि किस प्रकार है वो यहाँ पे मांसपेशी अपना कार्य कर रही है, लंबाई, चौड़ाई, उसमें तनाव, शिथिलता, ये सब है वो रिकॉर्ड करने का कार्य है वो मायोग्राफ के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि फिसलने वाली संधि शरीर में कहाँ होती है, जिसे अपन ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ग्लाइडिंग जॉइंट है शरीर में कहाँ रहेगा, गर्दन में, कलाई में, खोपड़ी या कूल्हे के अंदर, यानी एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी, बोन टू बोन की बात करें दोस्तों यहाँ पे, बोन टू बोन, यहाँ पे एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी फिसलती है, तो उसे अपन संसर्पी या ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ होता है दोस्तों, जो अपना हाथ होता है, जो अपना हाथ होता है और हाथ में यहाँ पे कार्पल वाला भाग होता है, मेटा, जो कार्पल वाला भाग होता है, इस कार्पल वाले भाग के अंदर यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे रिस्ट के अंदर ध्यान रखना, कलाई के अंदर है वो यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट यहाँ पे पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो कलाई, कलाई के अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मास की बात कर रहे हैं अपन, तो वो किसका मापन कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पे किसी भी चीज का है वो यहाँ पे वजन होता है, वो उसका टोटल यहाँ पे क्या रहेगा, ये कोई बॉल है इसका टोटल वजन है वो इसका मास कहलाएगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो द्रव्यमान का मापन है वो किसका मापन रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 ऑप्शन नंबर इज करेक्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि डी इज करेक्ट आंसर रहेगा। जड़त्व है जिसे अपन इनर्शिया के नाम से जानते हैं, तो द्रव्यमान का मापन वो इनर्शिया जड़त्व से संबंधित यहाँ पे रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान जड़त्व का मापन होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर वजन है तो स्थिर अवस्था में चल रही है, तो यहाँ पे द्रव्यमान में उसके अंदर यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे जड़त्व की स्थिति से संबंधित यहाँ पे मास या द्रव्यमान रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, किसी गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं। गतिमान वस्तु है यानी वो चल रही है, गतिमान वस्तु है मान लो, और फिर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, वेग, बल, चाल या आवर्ती। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। तो गतिमान वस्तु की स्थिति यहाँ पे मान लो अभी यहाँ पे इस स्थिति में है, थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों यहाँ पे, तो ये गति या स्पीड के नाम से जानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है।
अब देखिए दोस्तों, चाल का सूत्र भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो चाल बराबर क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे दूरी बटा समय यहाँ पे रहने वाला है। तो चाल बराबर, या स्पीड की बात करें दोस्तों, यहाँ पे स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पे रहने वाला है, समय यहाँ पे रहेगा। ये अपने को यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, शरीर को पैर के अंगूठे पर उठाना किस उत्तोलक का उदाहरण है। यानी अपना जो शरीर है उसको टिप टोज की बात कर रहे हैं। अपना ये पैर है, ये पैरों के, ये अपना पैर की जो अंगुलियां हैं इनके ऊपर उठाना है पूरे शरीर को। वो यहाँ पे बताना है कौन से यहाँ पे लीवर का यहाँ पे एग्जाम्पल रहने वाला है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टिप टोज जो अंगुलियां है वो यहाँ पे एक्सेस का कार्य करेगी, यानी एक्स बनाएगी। साथ ही में दोस्तों अपना जो एंकल है जिसे अपन टार्सल के नाम से जानते हैं, तो टार्सल वाला भाग है वो यहाँ पे क्या करेगा, रेजिस्टेंस का कार्य करेगा उसको। और यहाँ पे जो मसल्स है जिसे अपन गैस्ट्रोनीमिस के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे फोर्स का कार्य करेगी। तो इस प्रकार है वो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड क्लास लीवर का यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह सेकंड क्लास लीवर का यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी वस्तु का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे क्या कहते हैं। कोई भी वस्तु है और उसका संपूर्ण भार जिस बिंदु पर अगर एक जगह केंद्रित हो जाता है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। घर्षण बल, प्रक्षेपण केंद्र, पैराबोला या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कोई भी वस्तु दोस्तों, यहाँ पे कोई भी वस्तु है और उस वस्तु का यहाँ पे ध्यान रखना है वो उसका संपूर्ण भार जहां पर भी केंद्रित होता है उसे अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, उसे गुरुत्व केंद्र के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो गुरुत्व केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये संतुलन का मुख्य बिंदु होता है। और क्योंकि दोस्तों जैसे ही वस्तु यहाँ पे टिकी हुई है, जिस बिंदु पर टिक रही है उसी बिंदु पर है वो संपूर्ण वस्तु है वो क्या कर रही है, अपना बैलेंस बना रही है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, बैलेंस का मुख्य कार्य करेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। पिंड का मतलब यहाँ पे कोई भी वस्तु हो सकती है, तो उसका जड़त्व यानी किस पर निर्भर करेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। द्रव्यमान, ऊर्जा, गुरुत्व या चाल। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो कोई भी वस्तु है तो उसकी जड़त्व यानी स्थिर अवस्था है वो किस पे डिपेंड करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो द्रव्यमान है, मास है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर भारी वस्तु है तो वो ज्यादा यहाँ पे स्थिर रहेगी और हल्की वस्तु है तो यहाँ पे कम स्थिर रहेगी। तो ये मास है, वजन है, उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है कि अधिक द्रव्यमान अधिक जड़त्व देता है। यानी जितना अधिक वजन होगा उतना ही बैलेंस ज्यादा होगा और जितना कम वजन होगा उतना बैलेंस यहाँ पे कम रहने वाला है। क्योंकि अपन इसका धक्का लगाएंगे तो ज्यादा बैलेंस रहेगा, स्थिर रख पाएगी, और इसके धक्का लगाएगा तो तुरंत यहाँ पे हिल जाएगी। तो इसलिए ये कम वजन है तो यहाँ पे कम जड़त्व यहाँ पे मिल पाएगा। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी विकृति रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। ये अपने को यहाँ पे बताना कौन सी यहाँ पे डिजीज है, डिफॉर्मिटी है जो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी से संबंधित रहेगी। फ्लेट फुट, तो दोस्तों यहाँ पे फ्लेट फुट है, पैरों से संबंधित है। नोकनी है वो यहाँ पे घुटनों से संबंधित है, यानी पैरों से संबंधित है। साथ ही में भूल है ये भी पैरों से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो स्कोलिसिस है वो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी से संबंधित होता है, और स्कोलिसिस है वो रीढ़ की हड्डी में वक्रता यहाँ पे आ जाती है, चाहे वो कोई भी एक साइड में, चाहे इस साइड में या फिर इस साइड में, कोई भी एक साइड में यहाँ पे रीढ़ की हड्डी है वो झुक जाती है, जिसे अपन स्कोलिसिस के नाम जानते हैं। और अगर दोनों ही साइडों में झुक जाती है तो वो यहाँ पे एस शेप के अंदर यहाँ पे स्कोलिसिस बन जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्कोलिसिस है वो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे स्कोलियोमीटर के द्वारा इसकी क्या करते हैं अपन यहाँ पे जांच करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि राउंड शोल्डर विकृति का उपचार किससे किया जाता है। राउंड शोल्डर की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे राउंड शोल्डर का मतलब जो अपने कंधे होते हैं, ये कंधे हैं यहाँ पे गोल हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल गोल हो जाते हैं, जिससे है व्यक्ति की जो गर्दन है वो आगे की तरफ निकल के आ जाती है, कंधे आगे की तरफ निकल के आ जाते हैं। यानी इसके अंदर जो आर्क होती है, आर्च, ये आर्च है ये क्या कर जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे राउंड शोल्डर विकृति की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे।
तो इसके उपचार के लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा रहेगा? हलासन, शलभासन, शवासन, धनुरासन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे धनुरासन है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे अच्छा आसन यहाँ पे माना जाता है। साथ ही में देखिए दोस्तों यहाँ पे शलभासन पीठ को सीधा करने में मदद करता है। यहाँ पे इसका ऑप्शन तो यहाँ पे धनुरासन ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन यह ध्यान रखना, जो शलभासन होता है वो पीठ को सीधा करने के लिए भी काम आता है। यानी जैसे काइपोसिस विकृति होती है, लोडोसिस विकृति होती है, उसमें है वो यहाँ पे शलभासन यहाँ पे काम आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि हाइड्रोथेरेपी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोथेरेपी की बात कर रहे हैं अपन, तो हाइड्रोथेरेपी को अन्य किस नाम से जानते हैं अपन? हाइड्रोथेरेपी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे जल की चिकित्सा। जल की चिकित्सा, और जल दो प्रकार का होता है। एक यहाँ पे गर्म जल होता है जिसे पे अपन थर्मोथेरेपी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे एक ठंडा होता है जिसे अपन क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जल की जो चिकित्सा है उसे अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट है कि इसमें पानी का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। पानी चाहे गर्म हो या ठंडा, दोनों ही दोस्तों यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं? वो हाइड्रोथेरेपी में करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32। भारत में बास्केटबॉल खेल का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों यहाँ पे बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर है वो किसके द्वारा यहाँ पे लाई गई थी बास्केटबॉल? जो 1895 से रिलेटेड या 1892 से रिलेटेड थी दोस्तों। यहाँ पे चाहे भारत में बास्केटबॉल हो चाहे वॉलीबॉल हो, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे दोनों को लाने का श्रेय है वो YMCA के द्वारा किया गया था। तो अमेरिका की क्या थी? मशीनरी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि अमेरिका के द्वारा YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के द्वारा है वो इंडिया के अंदर यहाँ पे वॉलीबॉल और यहाँ पे बास्केट दोनों को यहाँ पे लागू करने का श्रेय है वो YMCA को दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे YMCA के माध्यम से भारत में है वो ध्यान रखना है वॉलीबॉल और साथ ही में दोस्तों बास्केटबॉल दोनों है गेम्स है यहाँ पे बनाए गए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा दोस्तों कि बैडमिंटन रैकेट की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन रैकेट की चौड़ाई पूछी गई है और वो भी सेंटीमीटर के अंदर। बैडमिंटन रैकेट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, उसकी दोस्तों यहाँ पे जो चौड़ाई होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों ये तो बैडमिंटन रैकेट है, इसकी लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है। तो चौड़ाई अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। 23 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे इसकी चौड़ाई यहाँ पे रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो मैक्सिमम यहाँ पे चौड़ाई बताएगी, अधिकतम चौड़ाई है वो 23 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? जो वर्तमान में है जिसका नाम चेंज हो के क्या हो गया है दोस्तों यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो क्रिकेट के अंदर है वो किसे दिया गया है, जिसकी स्थापना 1991-92 के अंदर यहाँ पे शुरू की गई थी। इसमें 25 लाख रुपए का यहाँ पे प्राइज मनी दी जाती है। तो क्रिकेट में प्रथम बात राजीव गांधी खेल रत्न, वर्तमान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को है वो यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 फुटबॉल में राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त विजेता खिलाड़ी कौन है? फुटबॉल की बात कर रहे हैं और फुटबॉल में राजस्थान से जो अर्जुन पुरस्कार है वो कौन से खिलाड़ी को दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार मैंने बार बार बताया 1961 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। प्राइज मनी इसकी 15 यहाँ पे लाख है। अजमेर सिंह, मगन सिंह, राम सिंह या श्री राम सिंह। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 ऑप्शन नंबर इज बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मगन सिंह है उसको फुटबॉल के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे राजस्थान से है वो अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो अर्जुन पुरस्कार है वो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जूडो खेल के अध्यापक को क्या कहा जाता है? यानी जूडो खेल के जो शिक्षक होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। जूडोगा, सियाजो, जिजुगा या सेंसेई। दोस्तों यहाँ पे जूडो जिसे डॉक्टर जिगारो कानो के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था, जिगारो कानो के द्वारा। तो जूडो खेल का जो सिखाने वाला ट्रेनर होता है, अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सेंसेई। सेंसेई के नाम से जाना जाता है। और सेंसेई का अर्थ क्या होता है दोस्तों यहाँ पे? तो ये दोस्तों यहाँ पे सेंसेई का अर्थ है वो गुरु होता है। तो वो यहाँ पे जो सिखाने वाला है उसे अपन सेंसेई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 देखें दोस्तों यहाँ पे कि फिला का संबंध किस खेल से है। फिला है वो एसोसिएशन है, संस्था है दोस्तों यहाँ पे। तो ये संस्था किसकी रहेगी? बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, कुश्ती या फिर तैराकी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। फिला है वो यहाँ पे रेसलिंग कुश्ती की संस्था यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे फिला है वो कुश्ती की क्या रहेगी? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल यहाँ पे फेडरेशन यहाँ पे संस्था रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों यहाँ की भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय महासंघ, राज्य के ओलंपिक संघ, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1947 के अंदर की गई थी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पे पीटी उषा है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ जो चुनाव है वो यहाँ पे राष्ट्रीय महासंघ नेशनल फेडरेशन से आती है, और साथ ही में स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन होती है प्रत्येक राज्य की, उसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखे दोस्तों यहाँ पे कि पोलो खेल का प्राचीन नाम क्या था? पोलो की बात करें दोस्तों यहाँ पे, जो मुगल काल से संबंधित यहाँ पे चला हुआ आ रहा है, तो पोलो खेल है उसका प्राचीन नाम क्या था? और पोलो है जो जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक है वो यहाँ पे पोलो खेल से, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के क्या हो गई थी? उसकी मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों चौगान। प्राचीन समय में है वो चौगान का है, पोलो खेल का ही नाम था, जो वर्तमान में क्या चल रहा है? पोलो चल रहा है। पोलो ये दो प्रकार का होता है, एक यहाँ पे वाटर पोलो और यहाँ पे एक होता है दोस्तों यहाँ पे सिंगल, जो ग्राउंडेड यहाँ पे पोलो खेला जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चौगान फारसी खेल था, चौगान जो प्राचीन नाम है पोलो का, उसी एक फारसी खेल था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 40 की मानव विकास की पहली अवस्था क्या होती है? दोस्तों यहाँ पे मानव विकास की पहली अवस्था क्या रहेगी? पेरेंटल स्टेज है, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है या फिर एडोलसेंस है। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मानव के जो विकास की है वो गर्भावस्था पहली स्टेज रहेगी, क्योंकि बच्चा होता है वो गर्भ से ही उसका विकास यहाँ पे स्टार्ट होने लग जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मानव की है वो यहाँ पे गर्भावस्था है, वो शुरू गर्भावस्था से ही उसका यहाँ पे विकास शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में ये अपन ने 40 एमसीक्यू सिलेक्ट किए थे। तो क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। और दोस्तों मॉर्निंग सेशन के अंदर आप क्लास थ्योरी की चल रही है, उसको भी आप मिस ना करें। लगातार आप क्लासों को लेते रहे। थ्योरी और एमसीक्यू लगातार क्लास के नोट्स अगर आपके बन जाते हैं तो आपकी तैयारी और भी शानदार और मजबूत हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।